दिल्ली में एक ऑटो रिक्शे वाले ने मुझसे 500 रुपया लिया उस जगह के लिए जिसका किराया सिर्फ 70 रुपये बनता था। वो जानता था कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे दिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं है। और फिर उसी रात उसकी बीवी ने उसको कुछ ऐसा कहा। अगली सुबह वो आदमी 2.5 घंटे तक मेरे होटल के बाहर खड़ा मेरा इंतज़ार करता रहा, सिर्फ इसलिए कि मुझसे बात कर सके। दिल्ली में मेरा पहला दिन था। मैं सुबह उठा, तैयार हुआ और होटल से नीचे उतरा। मेरे होटल के दरवाजे के बिल्कुल सामने जामिया मस्जिद की दीवार के साथ एक ऑटो रिक्शा खड़ा था जिसमें एक भाई साहब बैठे थे। उसने मुझे देखा और मेरे पास आके कहा कि बाबूजी कहाँ चलना है, मैं लिए चलता हूँ। अच्छा, उसने मुझे इतने प्यार से कहा कि मैं उसको जवाब ना दे सका। मैंने उससे कहा कि लाल किला जाना है, कितने पैसे लोगे? उसने मुझे किराया बताने से पहले पूछा, बाबूजी आप कहाँ से हैं? मैंने कहा कि पाकिस्तान से। इसके बाद वो कुछ देर खामोश हुआ, रुका और फिर मुझे किराया बताया कि 500 रुपया लूँगा आपसे। मैंने सोचा परदेश में हूँ, 500 रुपया ही है, कौन सा ज़्यादा है, चंद डॉलर ही तो बनते हैं। मैं रिक्शे में बैठ गया। उसने एक लंबा सा चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद मुझे लाल किले के बाहर जाके उतार दिया। मैंने उसको किराया दिया। किराया लेने के बाद वो चला गया। अच्छा, जो ही मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो जामिया मस्जिद बिल्कुल सामने थी। मेरे जहन में कुछ खटका। मैंने एक राहगीर को रोका और उससे पूछा कि भाई जामिया मस्जिद से लाल किला तक का ऑटो वाले कितने पैसे किराया लेते हैं? वो भाई मुस्कुराए और कहा, भाई अगर पैदल चले जाओ तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, पैसा कोई नहीं लगता। हाँ, अगर ऑटो में बैठ के जाओ तो क्या ले लेगा, 60-70 रुपये ले लेगा, इससे ज़्यादा क्या लेगा। मैं समझ गया कि पहले ही दिन मेरे साथ 400 रुपये का फ्रॉड हो चुका है और ये मेरे साथ सिर्फ इसलिए हुआ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे दिल्ली के रास्तों का कुछ पता नहीं है। लेकिन प्रदेश था, ऊपरा शहर था, मैं क्या करता। खैर, टिकट ली, लाल किला देखा और वापस मस्जिद को सामने देखते हुए पैदल अपने होटल में पहुंच गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने फैसला किया कि दिल्ली की टूरिस्ट बस में बैठ के दिल्ली शहर देखूंगा। 250-300 रुपये का टिकट आएगा, सस्ते में दिल्ली देखूंगा। मैं तैयार हुआ और जूं ही होटल से बाहर निकला, मेरे सामने कल वाला वही ऑटो रिक्शे वाला खड़ा था। उसने जब मुझे देखा तो भाग के मेरी तरफ आया, लेकिन आज उसका चेहरा कल से बहुत मुख्तलिफ था। उसकी नज़रें ऐसे झुकी हुई, चेहरे के ऊपर एक शर्मिंदगी, वो शर्मिंदगी जिसको इंसान छुपाना चाहता है लेकिन छुपा नहीं पाता। उसने कहा, भाईजान आपसे एक बात करनी थी। मैंने लापरवाही से कहा, हाँ बोलो। उसने बताया कि कल शाम जब मैं घर गया तो मैंने बड़ी खुशी खुशी से अपनी बीवी को बताया कि आज मेरे ऑटो रिक्शे में एक पाकिस्तानी बैठे थे, उनको कुछ पता नहीं था दिल्ली के बारे में। मैंने उनसे पूरे 500 रुपये ले लिए। तो वो कहता है कि मेरी बीवी पूछती है कि असल में बनते कितने पैसे थे। मैंने उसे बताया कि 60-70 रुपये बनते होंगे। मेरी बीवी ने कहा कि अल्लाह के बंदे, बॉर्डर के उस पार भी तो इंसान बसते हैं और वो भी तो माँ बाप हैं, उनके भी तो बच्चे हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये हमें जेब नहीं देता। हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन लुटेरे नहीं हैं। दोस्तों, फिर वो कहता है कि मेरी बीवी ने कहा है कि जाओ ढूंढो उस पाकिस्तानी भाई को, अगर मिल जाए सबसे पहले उनसे माजरत करो, फिर उनके पैसे वापस करो। भाईजान, मैं सुबह 8 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। 2.5 घंटे हो गए मुझे इधर खड़े हुए। अब तो मैंने सोचा था कि शायद आपसे मुलाकात ना हो सके, आप चले गए हों और अब सारी ज़िंदगी मुझे इसी शर्मिंदगी के साथ गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों, अब मेरी बारी थी। उसकी बातें सुनते हुए अब मैं अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि ये ज़रूरी तो नहीं कि इंसान हमेशा एक जैसा रहे।
कोई इंसान, कोई आदमी किसी वक्त भी सुधर सकता है। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं भाई, हो जाता है। लेकिन उसने कहा कि नहीं भाईजान, पहले तो आप ये अपने पैसे वापस पकड़े। उसने मुझे ज़बरदस्ती पैसे वापस किए और फिर कहा कि भाई आज दिल्ली मैं दिखाऊंगा आपको, आप मेरे मेहमान हैं दिल्ली में। और दोस्तों, फिर उसने मुझे जो दिल्ली दिखाई वो कोई टूरिस्ट बस या कोई आदमी नहीं दिखा सकता। ये किसी के बस की बात नहीं, जिस तरह उसने मुझे दिल्ली में घुमाया। मेरे उस भाई का नाम रमेश कुमार था। रमेश ने मुझे जो दिल्ली दिखाई वो किसी नक्शे में नहीं मिलती। दिल्ली की तंगो तारीख गलियां और उन गलियों में सदियों पुरानी दुकानें, 100 साल पुराने चाय के ढाबे जिन पर सुबह के टाइम बुजुर्ग बैठते हैं और शाम तक बातें करते हैं और उनकी बातों में पूरी तारीख छुपी होती है। रमेश जगह जगह रुकता और मुझे बताता कि भाईजान ये 100 साल पुरानी दुकान है। ये जो तंग सी गली देख रहे हैं ना आप, इसमें हर घर में कोई ना कोई कारीगर रहता है। और वो जो सामने निहारी की दुकान है, ये दिल्ली की सबसे मशहूर निहारी की दुकान है। और वो देखें, जामिया मस्जिद के सामने वो मेन बाज़ार से एक तंग गली निकलती है, उसके आगे जाके क्रीम होटल है। ये वो होटल है जहाँ का मटन और चिकन खाने के लिए पूरे इंडिया से बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। रमेश खुद भी बच्चों की तरह हैरान होता रहा और मुझे भी हैरान करता रहा। मैंने रमेश से पूछा कि रमेश, तुम यहाँ के हो? वो मुस्कुराया और कहा कि नहीं भाईजान, मेरे दादाजी मुल्तान से आए थे, औलिया अल्लाह की धरती से। रमेश की आंखों में मैंने मुल्तान को जीता जागता महसूस किया। उसने मुल्तान को देखा नहीं था, लेकिन वो हमेशा मुल्तान को अपने दादाजी की नज़र से देखता रहा। शाम हो गई, रमेश ने मुझे होटल छोड़ा और मैंने रमेश से पूछा कि भाई कितने पैसे मैंने देने हैं। तो रमेश आगे से बोला कि भाई आज नहीं, कोई पैसा नहीं, आज आप मेरे मेहमान थे। मैंने रमेश को कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे नफ़ा ना लो, लेकिन तुम्हारे रिक्शे में पेट्रोल जला है, उसके पैसे तो लो। उसने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं ना माना। और फिर आखिर उसने मुझे कहा झिझकते हुए, शर्माते हुए, कि भाई 700 रुपया दे दो। मैंने सोचा सुबह से मेरे साथ है, पेट्रोल भी जला है, मेरे साथ गाइड का काम भी कर रहा है, और 700 रुपया। मैंने उसको 1500 रुपये दिए और मुझे लगा कि यह भी कम है। उसने झिझकते हुए, शर्माते हुए वो पैसे मुझसे पकड़ लिए। मैंने रमेश से हाथ मिलाया और जाने लगा तो अचानक रमेश कहता है कि भाईजान रुकें, आपकी कोई चीज़ रह गई है। मैंने अपना बैग देखा, अपनी जेबें देखी, अपना वॉलेट देखा, सब कुछ तो था, क्या रह गया है? रमेश ने ऑटो की सीट के नीचे से एक थैला निकाला और उस थैले में से एक टिफ़िन। उसने कहा कि इस टिफ़िन में मिठाई है, मेरी बीवी ने खुद बनाई थी अपने हाथ से। और दोस्तों, उसके बाद रमेश ने जो कहा वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। उसने कहा कि मेरी बीवी ने कहा है कि वो मुझे कहे ये आपकी बहन ने भेजा है और वो अपने खामद की वजह से आपसे शर्मिंदा है, उसके खामद ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। दोस्तों, एक ऐसी औरत जिसने मुझे कभी नहीं देखा, वो अपने खामद के किए हुए सलूक की वजह से मुझसे शर्मिंदा थी। मैं कमरे में आया, मैंने मिठाई का टिफ़िन खोला। वो मिठाई बहुत मज़ेदार थी, लेकिन उससे कहीं मीठा वो एहसास था जो उस वक़्त मेरे सीने में था। दोस्तों, रमेश ने मुझसे ज़्यादा पैसे लिए, ये सच है, लेकिन उसकी बीवी ने जो ये जुमला उसको समझाया कि बॉर्डर के उस पार भी इंसान बसते हैं, ये जुमला किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता, ना ही ये जुमला कहने का कोई सियासतदान हौसला रखता है। ये जुमला एक घरेलू औरत ने
अपने खामद को समझाया और उसके इस समझाने ने एक पाकिस्तानी को दिल्ली जैसे अनजान शहर में एक बहन दे दी जिसको उसने आज तक देखा भी नहीं है। दोस्तों, ये हैं हमारे लोग, ये है मेरा सोना पंजाब, जहाँ के लोगों के सोने जैसे दिलों का प्यार दुनिया का कोई बॉर्डर, कोई सरहद तकसीम नहीं कर सकती। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये प्यार और मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम का सफ़र आगे को बढ़ता रहे। दोस्तों, जब आप इस कहानी के ऊपर एक लाइक करेंगे तो ये मेरी तरफ से दिल्ली में बैठी मेरी बहन का शुक्राना होगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।